नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं से की 5 संकल्प अपनाने की अपील। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, सीएम पुष्कर सिंह धामी आशीर्वाद लेने पहुंचे। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील स्थानों की विशेष निगरानी। प्रदेश में जंगल की आग और अतिवृष्टि बनी चुनौती। 30,000 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा हो चुकी प्रभावित। हल्द्वानी मदरसन कंपनी में वेतन विवाद खत्म, 14 से 12 मांगे मानी गई। भड़काने वालों पर कार्रवाई, हालात पूरी तरह से नियंत्रित। उत्तराखंड के 191 स्कूलों में पेयजल संकट, गर्मी में बच्चे पानी को तरसेंगे। पिथौरागढ़ ज्यादा प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी के मोटा हल्दू के मदरसन कंपनी में बीते 2 दिनों से चल रहा श्रमिकों का वेतन विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों की कुल 14 मांगों में से 12 मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। हालांकि अभी भी 2 मांगे शेष हैं, जिन पर संबंधित विभाग के द्वारा सुनवाई की जा रही है और जल्द ही समाधान निकालने का भरोसा दिया गया है। वहीं एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ अराजक तत्व मौके पर पहुंच गए और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने ऐसे लोगों को लेकर भी अहम बातें कही हैं। हल्दू चोट वाला फैक्ट्री प्रकरण में सर्वप्रथम हम मदरसन सुन्नी फैक्ट्री का जो वर्कर्स है, हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उन्होंने दर्शाया कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। उत्तराखंड के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का हिंसा, व्यापक हिंसा, उग्र हिंसा या अभद्रता या दंगा फसाद ऐसा कोई चीज़ नहीं किया। बहुत ही शांतिपूर्ण एक एनवायरनमेंट में, शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत सकारात्मक बात हुई। वहाँ पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, एसडीएम साहब और एएलसी साहब, इन सब के मौजूदगी में एक संयुक्त पुलिस प्रशासन के विभिन्न विभागों का टीम द्वारा वार्ता को फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। तहसील डोईवाला की माजरी ग्राम पंचायत के लालतप्पड़ वार्ड नंबर 2 में स्थित बीआरओ मुख्यालय के समीप एक टेंट हाउस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते टेंट हाउस में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। जानकारी के अनुसार यह घटना फौजी टेंट हाउस में हुई, जहां आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मौके पर ग्राम पंचायत माजरी के प्रधान निशा देवी, सामाजिक कार्यकर्ता मंगल सिंह और राजस्व उप निरीक्षक पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित टेंट हाउस मालिक रघुवीर सिंह ने बताया कि इस हादसे में उन्हें करीब 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। प्रशासन के द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की भी जांच शुरू कर दी गई है। जैसे ही हमें रात सूचना मिली थी, लगभग रात 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली। जब मैं यहाँ मौके पे आया तो उस समय फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी थी। तो बड़ा ही दुनिया ही चिंता का विषय है कि बहुत पुराना इनका बेचारों को टेंट का काम था। बहुत गरीब परिवार ये था, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से करके ये सब चीज़ें जोड़ी थी और आज कम से कम इनका 20 लाख रुपये का एक नुकसान हो गया है। तो इसके लिए हम तो सरकार के आगे भी विनती कर रहे हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा कोई मुआवजा जो है मिल जाए।
ये सर जी हम जैसे 1 बजे अंदर को हीटअप गई तब पता चला हमें कि आग लगी हुई गोदाम में। ये नहीं पता चला कैसे लगी कैसे नहीं लगी। कितना माल रहा होगा अंदर? कम से कम 15 लाख का माल था सर जी। क्या क्या सामान था जैसे? 10 पेटी तो वो कपड़े की भरी हुई थी और ये क्रोकरी थी, जो भगोने वगैरह थे, डस्टबिन जनरेटर थे 2, ये उनमें भी आग लगी। देवभूमि उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित नहीं होने पर एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें कि इस बिल को पारित नहीं होने देने की सबसे बड़ी वजह सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 10 साल के महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों का हवाला देते हुए महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की बात कही। साथ ही संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत 33% आरक्षण का प्रावधान था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने संसद में इसके खिलाफ मतदान कर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित हाल ही में हुई पत्रकार वार्ता को मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम देश की नारी को विश्वास दिलाते हैं, उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए आधी आबादी को उनका पूरा हक प्रदान करने का प्रयास किया, ताकि मातृशक्ति विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से योगदान दे सके। जिस तरह विधेयक के सदन में गिरने पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने जश्न मनाया, उससे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मातृशक्ति को हरा दिया हो, जबकि इतिहास साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं है। 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई चर्चा केवल कुछ विधायकों तक सीमित नहीं थी। ये देश की आधी आबादी को नीति निर्माण में समान अधिकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने इस ऐतिहासिक अवसर का भी विरोध किया। विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी, देश हित से ऊपर दलगत सोच को रखा। वहीं सत्ता दल आने वाले 1 सप्ताह तक सड़क पर उतरकर विपक्षी दलों का विरोध करती नजर आएगी। आपको दिखती ना, देखिए हमारे अभी भी जो है सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे इसमें विधानसभा में हैं और पिछली बार भी सबसे ज्यादा थी। 15% भी नहीं, और इसी प्रकार की बीजेपी की कांग्रेस नहीं, जहाँ भी महिलाएं देखिए, जहाँ भी अपना जहाँ पर भी उनका ये बनेगा कि वो चुनाव में खड़े होना चाहती हैं, तो वहाँ पर हम लोग सब लोग हमेशा से जैसे महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, आगे भी महिलाओं को ही प्राथमिकता। देखिए, ऐसा है, हमें तो शुरू से ही पता रहता है कि ये महिला विरोधी मानसिकता का रहा है विपक्ष, और अगर हम महिलाओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि हमारी आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के भविष्य को खिलवाड़ ना करते हुए जो भी योजनाएं लानी चाहिए वो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। लेकिन इनके पेट में किस प्रकार का दर्द हुआ था कि ये अपने परिवार की महिलाओं से इतर किसी और हमारी कार्यकर्ताओं को क्यों महिलाओं के भूमिका में केंद्र में, सांसद में, सदन में बैठते नहीं देखना चाहते। बात समझ लीजिए, हम भी कार्यक्रम करेंगे, वो भी कार्यक्रम करेंगे। देश की जनता को मूर्ख समझने की जरूरत किसी को नहीं करनी चाहिए। देश की जनता बहुत सजग है, देश की जनता बहुत सुबुद्धि वाली है। देश की जनता को पता है किसने महिलाओं के साथ धोखा किया है, कौन बिल लाकर महिलाओं को कानून दे सकता था, कौन नहीं दे सकता था। सत्ता आपकी 2014 के बाद प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे थे। भाजपा पूरे प्रदेश भर में विपक्षी दलों का विरोध करने जा रही है। भाजपा की महिला मोर्चा अब इस अधिनियम के खिलाफ विपक्षी दलों का सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। वहीं आपको बता दें कि महिला आरक्षण का बीते समय पहले सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन अब इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। यही वजह है कि जहां एक ओर बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार परिसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। उत्तराखंड जो राज्य बना, ये महिलाओं की बदौलत बना है और उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस महिला विधेयक पे खाली नोटंकी कर रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनशील है और महिलाओं के प्रति उनको सम्मान है, तो पहले तो अपनी पार्टी के अंदर अपने पदों पर 50% महिलाओं को नियुक्त करें। अपने यहाँ लोकसभा की सीटों पर
और अपने विधानसभा पूरे राज्यों में 50% महिलाओं को टिकट देना सुनिश्चित करें। तब जाके तो ये कहा जाएगा कि ये महिलाओं के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा है। केवल हल्ला मचाने से महिलाओं का भला होने वाला नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव में प्रतिभाग कराने की पक्षधर है। है वो पूरा देश जानता है। देश जानता है कि इन्हीं भाजपा की महिलाओं ने 2023 में अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने आकाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया है इसी महिला आरक्षण के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया, मोदी जी की जय जयकार, ये सब ऐसे पोस्टें हैं। ये मेरे पास पड़ी है पोस्टें, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये महेंद्र भट्ट की पोस्ट है, ये धन्यवाद कर रहे हैं इसमें महेंद्र भट्ट जी। ये आशा नौटियाल की पोस्ट है जो केदारनाथ से विधायक है। ये दीप्ति रावत भारद्वाज की पोस्ट है। ये सब पोस्टें 2023 की हैं। इसमें महिला आरक्षण बिल पास होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं ये सब नेता। तो फिर अब सड़कों पर तांडव किस बात का, अब ये कई विलाप किस बात का? क्योंकि यहाँ सियासी जमीन खो चुकी है भाजपा। चाहे अवैध खनन ले लीजिए, भर्ती घोटाले ले लीजिए, महिला दुष्कर्म ले लीजिए, कानून व्यवस्था ले लीजिए, स्कूल कॉलेजों की हालत देख लीजिए, अस्पताल की व्यवस्थाएं देख लीजिए, सड़कों में गड्ढे देख लीजिए, सोना चोरी मामला देख लीजिए, अनगिनत मामले हो गए हैं उत्तराखंड के। देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक था। लेकिन समूचे विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से इस अधिनियम के खिलाफ वोटिंग की गई, इस अधिनियम के खिलाफत की गई, उससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है। महिलाएं उत्थान न करें, महिलाओं को के अपमान के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। और इस अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने वोटिंग करके एक बहुत बड़ा महापाप किया है और इसको देश की महिलाएं और हमारे देश प्रदेश की मातृशक्ति कभी माफ नहीं कर सकती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समस्त मातृशक्ति में बड़ा जनाक्रोश है। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 4 बार परिसीमन हुआ है। इसके लिए आयोग का गठन किया गया है। अब ये 5वीं बार होने जा रहा है। सबसे पहला परिसीमन 1952 में हुआ था। अंतिम परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था। दरअसल 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से साल 2001 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को झटका न लगे। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जहां एक ओर बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार परिसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। साथ ही सूत्रों की माने तो धामी सरकार जल्द ही इसको लेकर विधानसभा का विशेष सत्र निंदा प्रस्ताव के हिसाब से लाने जा रही है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि आम जनता इसकी बारीकियों को कितना ध्यान से समझ पाएगी या ये मुद्दा राजनीतिक समुद्र में जनता को गुमराह करने में काफी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी कि 22 अप्रैल की सुबह ठीक 8 बजे ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही जय केदार और हर हर महादेव के जय घोष से पूरी केदार घाटी भक्तिमय उठी। कपाट खुलने की प्रक्रिया पूरी तरह से शास्त्रोक्त और विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस गौरवशाली क्षण को और भव्य बनाया भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के बैंड ने, जिसके धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। मुख्य पुजारी और वेद पाठियों के मंत्रोच्चार के बीच जब मुख्य द्वार खुले तो भक्तों का उत्साह चरम पर था। बाबा केदार के धाम पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत बेहद ही दिव्य तरीके से किया गया। मंदिर प्रशासन के द्वारा भक्तों पर फूलों की बारिश की गई, जिससे पूरा वातावरण अलौकिक हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों की आस्था भारी पड़ी और सुबह से ही लंबी कतारें लगी नजर आई हैं। पुजारियों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना के बाद कपाट खोले गए। चारों ओर शंखनाद और डमरू की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और आज से अगले 6 महीने तक बाबा केदार इसी धाम में विराजमान रहेंगे। श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वो मौसम की जानकारी और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही अपनी यात्रा जारी रखें।
देहरादून में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना वसंत विहार पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वसंत विहार निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से बिना बताए चले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद से पता चला है कि युवती हर्ष नामक युवक के साथ गई और आरोपी के मोबाइल की लोकेशन चमोली जिले के नारायणबगड़ से मिली, जहां से पुलिस ने नाबालिग सकुशल बरामद कर लिया है और पीड़ित के बयान के आधार पर मुकदमे में गंभीर धाराएं पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। इसके बाद 19 वर्षीय आरोपी हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे पुख्ता सुरक्षा योजना तैयार की है। श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए पूरी यात्रा मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न जोन में बांटकर हाईटेक निगरानी शुरू कर दी गई है। यात्रा की गरिमा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाई है। यात्रा मार्ग और चारों धामों में 7000 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। मुख्य पुलिस बल के साथ एटीएस, बीटीएस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। बेहतर प्रबंधन के लिए पूरे यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में विभाजित किया गया है। चारधाम यात्रा के साथ ही 28 अप्रैल से भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला टोली रथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों से निकाली जाने वाली ये यात्रा इस बार अपने 27वें साल में प्रवेश कर गई है। यात्रा के संयोजक पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार यात्रा 28 दिवसीय है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए हिमालय की आरती करने को लेकर भी निकाली जा रही है। प्रदेश में ये संदेश पहुंचाने का संकल्प है कि हिमालय जो पर्वतों का राजा माना जाता है और हिमालय जो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, हिमालय जो है एक ऐसी धरोहर है जिसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है पर्यावरण की दृष्टि से भी। तो हिमालय की आरती भी की जानी बहुत जरूरी है ताकि लोगों का ध्यान पर्यावरण की तरफ जो है वो रहे, और हिमालय रहेगा तो सृष्टि रहेगा, जीवन रहेगा। इस तरीके से इस यात्रा का इस समय मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में एलएन उत्तराखंड ने जेई मेन 2026 सेशन 2 के शानदार परिणामों पर जश्न मनाया। संस्थान के राजपुर रोड सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान छात्रों के साथ केक काटा गया और सफल विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। सेंटर हेड विनय मार्कन ने बताया कि एलएन के 18 छात्रों ने 99 परसेंटाइल से अधिक और 29 छात्रों ने 98 परसेंटाइल से अधिक अंक हासिल किए हैं। देश भर में 100 परसेंटाइल पाने वाले 26 छात्रों में एक छात्र एलएन संस्थान से है। संस्थान के प्रमुख सफल छात्रों में लुंदी कुमार पांडे, कृष्णम बहुगुणा और पृथ्वीश शामिल रहे। विनय मार्कन ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि अब छात्रों का लक्ष्य मई 2026 में होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा होनी चाहिए। सिटी वालों के बस पूछो कहाँ पहुंची गाड़ी। एक मिनट सर, यश कुमार कहाँ पर है? ऐसे ही रहना। कैमरा और अब सीधा आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चौदह में, वो आपको सुनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। रानाघाट लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्री जगन्नाथ सरकार जी, नादिया दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा नंदी जी, आपके लोकप्रिय विधायक और एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बंकिम चंद्र घोष जी, वरुण सेन जी, जिला महासचिव विमान बोस जी, प्रवासी कार्यकर्ता एमएलए त्रिपुरा श्री सुशांता देव जी, अभिजीत देव जी, रजनीश कुमार सिंह जी, राजीव घोष जी, दीपक पोद्दार जी, रविशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, चकदाहा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मनसा मंदिर डुमरा श्री शांति हरि मंदिर को नमन करता हूं। चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, 500 वर्ष पहले जिन्होंने वैष्णव
परंपरा को एक नई ऊंचाई दी थी, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, नादिया ये भारत की आध्यात्मिक विरासत की प्रतीक है। जैसे उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ऐसे ही पूर्वी भारत में नवलद्वीप और नादिया जिले की भी अपनी एक पहचान है। ये वही भूमि थी जिसने चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरण में भारत की आध्यात्मिक वैष्णव परंपरा की अलग जगह करके पूरे भारत के अंदर भक्ति की एक नई धारा को प्रभावित किया था। याद करिए, ये बंगाल की तरह एक बार फिर से चैतन्य महाप्रभु के उस आह्वान को, जो भारत की सनातन परंपरा की वैष्णव धारा को घर घर तक पहुंचाती है, सबको जोड़ने का काम करती है, उस धारा को पुनर्जीवित करने के लिए। पश्चिम बंगाल से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।